नमस्ते। अगर आप लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा में हैं तो तीन कॉन्सेप्ट भूगोल के, जो कि आत्मा है भूगोल की, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बिना किसी इफ बट के। कौन से हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हमारा आता है निश्चयवाद, जिसे हम पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। दूसरा आता है हमारा संभववाद, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। और डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का एक रास्ता है जो कि है न्यू डिटर्मिनिज्म, यानी कि पुराना जो डिटर्मिनिज्म था, निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद को मॉडिफाई करके उसमें कुछ नए विचार डाले गए नए भूगोलवेत्ताओं के द्वारा और एक नई विचारधारा निकाली गई जिसका नाम है नव निश्चयवाद, यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ये तीन जो कि भूगोल की आत्मा है, ये तीन कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बोल रहा हूं, इनके बिना किसी भी भूगोलवेत्ता ने, मुझे नहीं लगता कि अपने किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया है। उनके पास तीन ऑप्शन हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस थी तीन की। तीनों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से और अपने अपने विवेक के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से तीनों में से किसी एक को चुना है और अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। और इसी के आधार पर भूगोल ने विकास किया है, भूगोल ने विस्तार किया है। जैसा कि आज हम 2022 में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो देख पा रहे हैं, या ज्योग्राफी का जो फॉर्मेशन हुआ है, फ्रेम किया है पूरे के पूरे भूगोल के विषय को, वो सारा का सारा जो है वो किस पर आधारित है? ये तीन कॉन्सेप्ट, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात। तो इन तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे तीन अलग अलग वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण निश्चयवाद की, यानी कि डिटर्मिनिज्म की। क्लियर है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं हिमांशु शर्मा और ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज का एक और वीडियो जिसमें आपका स्वागत है, और निश्चयवाद के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अगर कहूं कि किसी को एक सेंटेंस में यह समझाना है कि निश्चयवाद है क्या, तो कैसे समझाएंगे? एक टर्म यूज कर सकते हैं हम, नेचर मेड मैन या अर्थ मेड मैन। ठीक है, यानी कि प्रकृति निर्मित मानव, हम, आप या जितने भी हमारे चारों तरफ मानव जाति के लोग बसे हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में या आइलैंड्स में बसे हुए हैं, वो सारे के सारे किसने बनाए हैं? नेचर ने, मदर अर्थ ने। अब ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अर्थ मेड मैन का मतलब यह है कि मानव जिस स्थिति में आज है, वो विकसित है, अविकसित है, बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, लंबी आयु जीता है या कम आयु जीता है, मोटा है, पतला है, बालों का स्टाइल, चेहरे का स्टाइल, स्किन का कलर, पहनावा, खान पान, बोलना चालना, ये सारी चीजें निर्धारित किसने की हैं? ये सारी की सारी चीजें निर्धारित की हैं प्रकृति ने। ठीक है, ये एक बेसिक जिस्ट है डिटर्मिनिज्म का, कि डिटर्मिनिज्म ये मानता है कि प्रकृति निर्धारित करती है कि इंसान क्या खाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि भारत में गर्मियों के मौसम में आम होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि टुंड्रा और टैगा में रहने वाले लोग आम क्यों नहीं खाते हैं? वो खा सकते हैं ना, लेकिन यही तो डिटर्मिनिज्म है। वहां की जो क्लाइमेट है वो इस तरह की है, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है कि वहां पे आम की खेती हो नहीं सकती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि भाई आजकल तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जमाना है, हम ग्लोबल हो गए हैं, कहीं की भी चीज कहीं पर आ जाती है, वो एक अलग फैक्टर है। हम अभी बात कर रहे हैं एकदम नेचुरल, प्राकृतिक चीजों की, कि प्राकृतिक रूप से टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोग आम ग्रो नहीं कर सकते हैं, उनके यहां आम की पैदाइश ही नहीं होगी, क्योंकि आम को पैदा होने के लिए गर्मी, ऊष्मा की जरूरत है। ठीक है, पकने के लिए गर्मी की जरूरत है। तो ये किसने निर्धारित किया है? इंडिया के लोग आम खा सकते हैं, तरह तरह के आम खा सकते हैं, क्योंकि यहां की नेचर कैसी है? केपेबल है, सुटेबल है फॉर मैंगोज। क्लियर? एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं कहूं कि अफ्रीका के लोगों का जो स्किन टोन होता है वो डार्क होता है इन कंपैरिजन टू रशियन एंड कैनेडियन या फिर यूरोपियन लोगों से। ठीक है, एंड हमारा भी उनसे डार्क ही है कॉम्प्लेक्शन। तो ये क्या, हम चाहे जितना भी क्रीम लगा लें, कुछ भी लगा लें, बट अगर हम कंपेयर करेंगे इंग्लैंड में और रशिया में रहने वाले लोगों को खुद से या अफ्रीकन से, ठीक है,
तो हमारा कलर उनसे डाउन है, हम डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न का बीच का एरिया जो है, जिसको हम टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं। यहां पे प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं या फिर ज्यादा तिरछी नहीं होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन का कलर है वो डार्क है, हमारे बाल भी इसीलिए काले हैं। अफ्रीका में बहुत ज्यादा गर्मी होती है कुछ कंट्रीज में, तो वहां पे बालों का आप देखोगे कि वो पूरे जल जाते हैं, स्किन से चिपक जाते हैं, अलग तरह के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये किसके बेस पे बता रहा हूं? ये बातें इस बेस पे बताई जा रही हैं कि ये सारे के सारे आपका कलर, आपके बाल, ठीक है, आपका खान पान, ये कौन डिसाइड कर रहा है? प्रकृति। और यही तो निश्चयवाद कह रहा है कि प्रकृति ही है जो डिसाइड करती है कि इंसान किस तरह से इवॉल्व करेगा, क्या खाएगा, कहां रहेगा, कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, कितना ज्यादा जिंदा रहेगा, ठीक है। आप देखो कि कुछ कंट्री में लोगों की जो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो उनकी मृत्यु है वो बहुत कम उम्र में हो जाती है, और कुछ में लोग 100 साल 120 साल तक जी रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जापान में आपको बता देता हूं, ठीक है, जापान में लोग अभी भी 100 साल जी रहे हैं। इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65-67 है, ठीक है, 65 मेल 67 फीमेल्स के लिए, ठीक है। अमेरिका में वो 80 है, कनाडा में वो 80 है, 82 है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? वहां की नेचर। ये है एक निश्चयवाद या डिटर्मिनिस्टिक सोच। अब बात कर लें, ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि निश्चयवाद कैसे काम करता है, कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो प्रकृति डिसाइड करेगी, ह्यूमन डिसाइड नहीं करेगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि डिफाइन करता है किसको? निश्चयवाद को। समझ में आ रहा है आपको? अभी अगर हम बात करें कि कौन वो जोग्राफर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, किसको सपोर्ट किया था? डिटर्मिनिज्म को। वैसे तो कई सारे लोग थे, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, जर्मनी के जोग्राफर हैं फ्रेडरिक रेटजेल। आपने वीडियो पढ़ा हुआ है, ठीक है, पीछे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, यू कैन सी। तो फ्रेडरिक रेटजेल है। उसके अलावा ईसी सैंपल है, कहीं कहीं पर इनको हिंदी वाली किताबों में सैंपल भी लिखा गया है, बट मुझे लगता है सैंपल ही पढ़ना चाहिए। तो ईसी सैंपल और फ्रेडरिक रेटजेल, ये दो जो हैं ये मुख्य भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने डिटर्मिनिस्टिक विचारधारा को सपोर्ट किया था, प्रोपोगेट किया था। और इसके बाद बाकी सारे जोग्राफर्स भी इनको फॉलो करने लगे, ठीक है। जितने भी करते थे उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, डिटर्मिनिस्टिक जोग्राफर, ठीक। और जो नहीं करते हैं या पॉसिबिलिज्म करते हैं तो पॉसिबिलिस्टिक जोग्राफर और नियो डिटर्मिनिस्टिक जोग्राफर। क्लियर? तो अगर हम बात करें रेटजेल की, तो रेटजेल को हम फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, बट ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के बहुत बड़े समर्थक थे। इनका भी यही मानना था कि इंसान कैसे इवॉल्व होता है उसके ऊपर प्रभाव होता है किसका? प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक फिनोमेना का, वहां की क्लाइमेट का, वहां के पेड़ पौधों का, वहां पे किस तरह की क्रॉप्स होती है, वहां पे जानवर कैसे हैं, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं मानव को और डिसाइड करती हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में मानव किस तरह से विकसित करेगा। ये किसका मानना था? ये मानना था किसका? रेटजेल का। इन्होंने अपनी एंथ्रोपोजोग्राफी जो बुक लिखी थी उसके पहले वॉल्यूम में ये बात कही थी, ठीक है, कि नेचर के अकॉर्डिंग ही ह्यूमन डेवलप होता है, उसका ओरिजिन भी वैसे ही हुआ है क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो सिमिलर है लगभग, अगर हम बात करें तो ये लगभग सिमिलर आती है हमारा जो डार्विन ने कहा था। डार्विन ने भी यही बात कही थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बात कही थी उन्होंने। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो थ्योरी है वो भी इसी से मिलती जुलती है, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, रेटजेल ने बस ऐसी बात कही थी, वो उसको सपोर्ट करते थे। थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे थॉट चेंज होते हैं, रेटजेल के भी थॉट चेंज हुए, बट एंथ्रोपोजोग्राफी की जब दूसरा वॉल्यूम उन्होंने लिखा तब भी वो सपोर्टर थे कि जो नेचर है वही डिसाइड करती है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व होगा, कैसे विकसित होगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा। बट उन्होंने इसमें कुछ नए फैक्टर्स जोड़ दिए। उन्होंने क्या जोड़ा? फिजिकल फेनोमेना तो है ही है, साथ ही हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, और उसका कल्चरल सेटिंग ये भी एक फैक्टर है। हो सकता है कि फिजिकल फीचर किसी और तरीके से ह्यूमन को इवॉल्व करना चाहते हो, बट उसकी कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, कुछ उसका कल्चर ऐसा है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट भी इवॉल्व हो सकता है,
ठीक है। तो फ्रेडरिक रेटजेल तो थे वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के समर्थक थे। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी आती है हमारी मोहतरमा ईसी सैंपल, ठीक है। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने भी बात की है, ये भी सपोर्ट करती हैं। इनके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो इनकी एक बुक है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, उसमें इन्होंने ये बात की है और इन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है, द मैन इज प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। इनका कहना है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, अर्थ सरफेस यानी कि जो जमीन है उसका उत्पाद क्या है, मानव। अर्थ जो मानव क्या है, पृथ्वी तल का उत्पाद है या प्रोडक्ट है। दिस मीन्स नॉट मेयरली दैट ही इज अ चाइल्ड ऑफ अर्थ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो धरती का पुत्र है, ठीक है, सिर्फ धरती का पुत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस अर्थ का प्रोडक्ट है और धरती का पुत्र है, बल्कि आगे और भी चीज है। ही इज द डस्ट ऑफ हर क्रस्ट, वो उसकी मिट्टी के ही पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। बट दैट द अर्थ हैज मदर्ड हिम। मदर्ड मतलब मां की तरह पालन पोषण करती है। इसी सिंपल कह रही है कि जो पृथ्वी है वो पालन पोषण करती है किसका, मानव का। उसको फेड करती है, फेड हिम, ठीक है, उसको खाना खिलाती है। खाना मतलब भाई जमीन से तो खाना ग्रो हो रहा है। अब कहीं पर अच्छी खासी गेहूं चावल की फसल होती है, कहीं पर नहीं होती है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, मदर्ड हिम, फेड हिम, सेट हिम टास्क, उसके लिए टास्क, उसके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करती है। डायरेक्टेड हिज थॉट, उसके विचार को परिवर्तित करती है, एक दिशा देती है, ठीक है, कि वो किस तरह से सोचेगा। गर्मी से कैसे बचना है ये वहीं पे रहने वाला इंसान सोचेगा जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि नेचर ने ही तो बोला ना इंसान को कि भाई सोचो कि तुम कैसे गर्मी से बचोगे, एसी डेवलप कर लो। लेकिन अगर रशिया में रहने वाला इंसान जो माइनस टेम्परेचर में रह रहा है, वो इस दिशा में क्यों सोचेगा कि गर्मी से कैसे बचा जाए, ठीक है। वो सोचेगा कि सर्दी से कैसे बचा जाए और खुद को गर्म कैसे रखा जाए। तो मदर्ड हिम, फेड हिम, सेट हिम टास्क, डायरेक्टेड हिज थॉट, उसके विचारों को परिवर्तित करती है, दिशा देती है, ठीक है। शी हैज एंटर्ड इनटू हिज बोन, वो उसकी नस नस में, उसकी हड्डियों में शामिल है, उसके टिश्यूज में शामिल है, ठीक है, और उसके माइंड, उसकी सोल, उसकी आत्मा और उसके दिमाग में भी शामिल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये एक बेसिक इनकी जो बहुत ही फेमस डेफिनेशन है इसी सिंपल की। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, आप समझ रहे हैं ना, कि अर्थ का प्रोडक्ट है, अर्थ उसको पालती है, पोसती है, खाना खिलाती है, उसके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करती है, उसके विचार निर्मित करती है, उसकी सोल में, उसके टिश्यू में, उसकी बॉडी में, उसकी बोन में, रग रग में अर्थ बसी हुई है। और वही ये डिसाइड करती है कि भाई किस तरह से मानव अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीसी जाट की किताब पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि देखो एक टास्क या कैसे नेचर क्रिएट करती है, परिवर्तित कर रही है, लोगों को डिसाइड कर रही है। समंदर के किनारे रहने वाले लोग, ठीक है, अभी तो देखो मोटर बोट वगैरह आ गई है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट समंदर के किनारे रहने वाले लोगों के जो बाजू होते थे ना, वो बहुत ताकतवर होते थे, मजबूत होते थे। क्यों? क्योंकि उनको नाव चलानी होती थी हाथों से, चप्पू चलाना होता था, जिसकी वजह से उनके हाथ मजबूत होते थे, ठीक है, या होते हैं, होंगे आई थिंक। और दूसरा, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के पैर बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको डेली रूटीन में नीचे चढ़ना, ऊपर उतरना, नीचे चढ़ना, ऊपर उतरना, ये सारा काम करना होता है, ठीक है। हम आम लोग जो प्लेन में रहते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उनके पैर इतने मजबूत हों, क्योंकि हम लोग कभी कभी ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, उसी में हाफ के वापस चले जाते हैं। तो देखो नेचर ने क्या डिसाइड किया, पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, इससे उनके पैर अब मजबूत हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहाड़ों पे वैसे ही रहते हैं जैसे हम प्लेन में दौड़ते भागते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो समंदर के किनारे के लोग हैं उनके हाथ मजबूत हैं क्योंकि वो चप्पू चलाते थे, ठीक है। और हाथ क्यों मजबूत है? चप्पू चलाते थे। चप्पू क्यों चलाते थे? क्योंकि वहां पे नेचर ने एक फिनोमेना बना रखा है कि वहां पर समंदर है। तो यहाँ पे इतनी सारी एग्जाम्पल आपको देने के बाद मैं एक जिस्ट आपका क्या निकल के आ रहा है कि भाई नेचर ही डिसाइड करती है। अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ लोगों ने एसी सैंपल को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, सुनने के लिए डेफिनेशन अच्छी है जो आप बता रहे हो, बट
इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो दो। तो इसी सैंपल ने क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस दिया नहीं था तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। बट हाँ, जब हम इसी सैंपल के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनने में सही भी लगती है, पढ़ने में सही भी लगती है, बट क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं जो मैंने अभी आपको दिए समंदर और पहाड़ के। तो मेनली ये दो जोग्राफर थे जो कि फॉलो करते थे या सपोर्ट करते थे किसको, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को। और इन्हीं की देखा देखी यानी कि रेडजेल के देखा देखी जर्मन के ज्यादातर जोग्राफर, यानी कि जो जर्मन की विचारधारा है, जर्मन भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा है, वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक यानी निश्चयवादी सोच रखते हैं वो, और उनके लिए प्रकृति ही सर्वोपरि है। तो अब लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से एक लाइन में बता देता हूं कि डिटर्मिनिज्म का मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति को, वातावरण को, पर्यावरण को सर्वोच्च माना जाता है, और यह माना जाता है कि जो मानव है उसके जीवन को दिशा निर्देश देने वाला अगर कोई है तो वो है प्रकृति। प्रकृति जैसा चाहेगी, अपनी उंगलियों पे मानव को नचाएगी। यह है हमारा निश्चयवाद की विचारधारा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो, और सुनने में आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर भी करो। अगले वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा पॉसिबिलिज्म के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। टाटा बाय बाय, मैं चलता हूं।